अभी तक हम जिनको देख के, जिनके आर्टिकल पढ़ के, जिनकी हम लाइव डिबेट देख के पत्रकारिता सीखते आए हैं, हम नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता सीखी है, जिनकी सीधी बात से लोग इस बात का अंदाज़ा लगाते थे कि राजनीतिक रणनीति जो है कहाँ करवट लेने वाली है, कौन से बड़े चेंजेस होने वाले, आखिर क्या होगा। इसके लिए लोग सीधी बात देखा करते थे। सर ने 500 से ज़्यादा करीब सीधी बात की है, और उन्होंने सीधी बात किया, मेरे हिसाब से तो बहुत टेढ़ी बात करते थे और बहुत ही तीखे बात करते थे, जिसके बाद लोगों को जवाब देना मुश्किल होता था। हमारा सौभाग्य मिला है कि आज प्रभु जी से हमको सीधी बात करने का मौका मिल रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं बचपन में मेरी इच्छा थी कि सर बात करते, कभी मैं भी उनसे बात करूं। तो कहते हैं ना, जिसको आप दिल से चाहें वो कायनात आपको मिलाने में पूरी जद्दोजहद कर देती है, और आज वैसे ही मौका मिला, कोइंसिडेंस था कि मौका मिला, आज हम उनसे सीधी बात कर सके। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे लिए समय निकाला, आप यहाँ आए। तो सर सबसे पहले मेरा ये जो इतनी ज़बरदस्त सीधी बात करते थे, जो तीखी ज़्यादा होती थी, कहा कि शुरू कैसे की, मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि मेरा प्रिंसिपल बड़ा सीधा था। मैं 55 साल की उम्र में शुरू किया और शो, और जब अरुण पुरी हमारे एडिटर थे वहाँ पर, एडिटर इन चीफ, उन्होंने कहा कि हमने आज तक शुरू किया है, मैं भी फाउंडर था उसके अंदर, एडिटोरियल डायरेक्टर था, क्योंकि आप बोलते बहुत हैं मीटिंग्स के अंदर तो आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। मैंने कहा टीवी पे तो नहीं करता, क्योंकि मैं 10 साल लेक्चरर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने पढ़ा है, मैं कर दूंगा, परंतु उस तरह का इंटरव्यू मेरी जो आदत है, शायद चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर पत्रकार कोई बैठे अगर हैं नहीं टीवी के, सीधी बात एक ऐसा शो था जिसके लिए हमने कोई भी डमी एपिसोड नहीं किया। एक जो पहला एपिसोड था वो रियल शूटिंग की गई थी, कोई रिहर्सल नहीं की गई थी। 2 अक्टूबर 2002 को पहला इंटरव्यू मैंने किया था, यशवंत सिन्हा वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इसलिए तैयारी करने की बात तब होती है जब आप करते हैं कि जो सामने वाला बैठा है उससे आप डर के बैठे हैं, उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। 55 साल मेरे को हो गए, उसके अंदर लगभग 25 साल का मेरा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस था, 24 साल का उस वक्त मैगज़ीन का एडिटर था, बहुत सारी मैगज़ीनें निकाली थी। तो मैं समझता था कि अगर 25 साल में मैं जिसका इंटरव्यू करने जाऊंगा उसके बारे में पता नहीं है तो मेरे को पत्रकारिता में नहीं होना चाहिए। ये बात ज़रूर है कि एक माइंड में होता था कि पहला सवाल क्या होना चाहिए, क्यों टीआरपी जो चलती है ना, उसमें टीआरपी में क्या होता है कि पहले 10 सेकंड जो देखा जाता है उसके ऊपर टीआरपी बनती है 1 मिनट के अंदर, उसके बाद अगर देखे या नहीं देखे वो टीआरपी में काउंट हो जाता है। तो मेरी ये सबसे बड़ी समस्या होती थी कि पहला सवाल मेरे से ऐसा होना चाहिए जिससे कि इंटरव्यू देखने वाला रुक जाए कि होने क्या वाला है यहाँ पर। ये ट्रेनिंग मेरे को किसने दी थी, उदय शंकर का नाम आपने सुना होगा, वो मेरे प्रोड्यूसर थे उस वक्त, आज वो बहुत बड़े हैं, स्टार के सब वर्ल्ड के अंदर फेमस हैं, वो छोड़ चल गए थे। उन्होंने मेरे को एक्चुअली सीधी बात करने का तरीका बताया था। तो आप कहते तैयारी क्या करते थे, मेरा प्रिंसिपल बड़ा क्लियर था कि मेरे सामने जो बैठा है, आज के कहते कि आपका गेस्ट कौन है, मेरे से पूछते थे कि आपका गेस्ट कौन है, मेरा जवाब सीधा होता था, मेरे यहाँ कोई गेस्ट नहीं होता, मेरे यहाँ सिर्फ टारगेट होता है। सुपर। अगर गेस्ट मान के चलेंगे, हाँ जी आप क्या खाएंगे, हमारे घर आए, बड़े मेहरबानी आपकी, धन्यवाद, ये हुआ, तब आपको खबर नहीं मिलने वाली। तो मैं बता दूँ तैयारी यही होती थी कि मेरे सामने टारगेट बैठा है, व्यूअर मेरा जो चाहता है इसके बारे में मैं खबर से निकालूं, कुछ इसकी पर्सनैलिटी को एक्सपोज करूं या सपोर्ट करूं, जो दिखाई देता हो वैसा है कि नहीं है, अंदर क्या है बाहर क्या है, तो सामने वाले गेस्ट को अपने व्यूअर्स के सामने खड़ा करके दिखा देना, उससे खबर निकालना, ये मेरा उद्देश्य होता था। तैयारी कोई नहीं होती थी, मन में होती थी। जी सर, अभी आजकल जो लोगों को एक नैरेटिव बन गया है कि सब कुछ फिक्स रहता है, सारे सवाल फिक्स रहते हैं, पहले से बता दिए जाते हैं। तो कभी तो ऐसा होता होगा ना कि जो गेस्ट आ रहे हैं आपके पास में, आपके अधिकांश से परिचित रहते थे, पूछते होंगे, पीछे पड़ जाते होंगे कि भाई आप क्या सवाल पूछने वाले हो, ऐसा कुछ कभी तो होता होगा? मैंने आज तक पे 643 या 639 इंटरव्यू किए हैं, और सब मिला के उसके बाद बाकी चैनल्स के साथ जुड़ा रहा, उसके बाद भी सब मिला करके 1000 के लगभग इंटरव्यू मैंने किए हैं। आप बात ठीक कर रहे हैं कि लोग पूछते थे कि सवाल क्या पूछेंगे, मेरा जवाब ये होता कि सवाल तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो मत आइए। उस तरह का एक इंटरव्यू तो गेस्ट आ जाते थे। पर एक प्रिंसिपल मेरा ये था कि मैं लोगों से ये पूछता कि आप ये बताइए क्या नहीं पूछना है, ये ज़रूर पूछता था उनसे, क्योंकि व्यक्तिगत होते हैं इशू कि उसके बारे में पूछना कि नहीं, वो एक हम एक मॉरल स्टैंडर्ड बने हुए थे कि लोगों के बारे में व्यक्तिगत बातें जो उनकी हैं, जिसका जर्नलिज्म से लेना देना नहीं है, वो हम नहीं पूछे थे। तो ऐसे कई लोग होते जो कहते थे व्यक्तिगत सवाल मत पूछिए, मैं कभी लिखा भी है मैंने किताब के अंदर,
तो पर्सनल क्वेश्चन जो हैं जिसका जर्नलिज्म से या पब्लिक लाइफ से या उसकी जो जिस काम में है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, वो पर्सनल क्वेश्चन हम नहीं पूछते थे। बाकी किसी के साथ हमने कभी, इंक्लूडिंग मोदी जी के साथ 4-5 इंटरव्यू किए, उनके साथ भी कभी पहले से सेक्स नहीं हुआ कि आखिरी इंटरव्यू के बाद मेरे को इंटरव्यू नहीं दिया, वो दूसरी बात है उनकी, पर मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सर वो मैनेजमेंट को तो बताना होते होंगे क्वेश्चन आपके समय, या नहीं, या सीधा आप करते थे? ये मैनेजमेंट नाम की चीज़ मैंने सुनी, क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट था। जी। जब मैं एडिटोरियल डायरेक्टर हूँ तो मैं तो मैनेजमेंट हूँ। आफ्टर अरुणपुरी मेरा नंबर 2 था, तो मैनेजमेंट किससे पूछे सवाल? अरुणपुरी कभी इंटरफेयर नहीं करते थे, ना आज करते, ना पहले करते, दोबारा शुरू किया तब भी नहीं किया उन्होंने। तो मैनेजमेंट का ये शब्द जो है, ये आज की जो पॉलिटिक्स है, जो आज की एनवायरनमेंट बना हुआ है, उसके अंदर मैनेजमेंट नाम मैंने शुरू करा। मैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर था 91 में, तब ये डिवाइडेड नहीं था, 2 अखबार नहीं थे, तब बहुत पावरफुल होता इंडियन एक्सप्रेस होता था, तब भी मैं एडिटर था। हमने कई मंत्रियों के इस्तीफे कराए थे उस वक्त। तो मेरे को नरसिम्हा राव ने बुला के डांट लगाई थी। मैंने कहा डगाल क्या करोगे आप, मेरे को लगा क्या, उनके कोई बजट हमने छाप दिया था एक दिन पहले। तो इसलिए कि मैनेजमेंट इंटरफियर करता है, मेरे को लगता नहीं, हमारे ज़माने में तो नहीं करता था। अभी मैं जुड़ा हुआ अखबार के साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर, डे टू डे मेरी फंक्शन नहीं है। मेरे को कभी मनोज कुमार सुसालते ने बोल करके नहीं कहा कि ये क्यों किया, ये क्यों लिखा। मैं उस कल्चर में इंडिया टुडे 2 जगह काम किया, इंडियन एक्सप्रेस पहले जब विवेक गोयनका थे, और मनोज कुमार संथालिया हैं। इन तीनों ने कभी भी मेरे को ये नहीं कहा कि प्रभु ये नहीं करना है। देखने के बाद शायद उनका ओपिनियन होता होगा कि आपने ये किया, शायद ठीक हो सकता था, नहीं हो सकता, पर कभी मना नहीं किया कि ये नहीं छापना, ये नहीं दिखाना। ये हमारे ऊपर होता था, अंडरस्टैंडिंग होती है। कई बार होता है कि मैनेजमेंट क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, कई बार पता लग जाता है। परंतु मेरे 45 साल के जर्नलिज्म में मैनेजमेंट नाम का कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं आया। आपके इंटरव्यू देखने के बाद कभी मैनेजमेंट ने कहा हो कि ये क्या कर दिया आपने प्रभु जी? कभी कहा हो? हाँ, कहा कि बहुत अच्छा किया, ये क्या कर दिया आपने, सरकार गिरा दी। मैंने सरकार, अब देखिए ना, आपने चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा करा दिया। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपके, इंदर कुमार गुजराल की सरकार है जो गिरी, इंडिया टुडे की मेरी स्टोरी लिखी इसके ऊपर गिरी। मैंने जैन कमीशन की रिपोर्ट चोरी करके या करके, मेरे ऊपर CBI का केस हुआ उसके ऊपर, हमने रिपोर्ट छाप दी। मैं उनसे पहले गुजराल साहब से मिलने गया, मेरे मित्र से। मैंने गुजराल साहब को कहा कि ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, इसके अंदर लिखा है कि कांग्रेस के लोगों ने मिल करके DM के साथ मिल करके DM के मिनिस्टरों ने राजीव गांधी को मरवाया। तो मेरे को कहने लगे क्या यार तुम लिखो तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा गिर जाएगी सरकार आपकी, कांग्रेस से सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी। नहीं करेगी, वो पंजाबी में बोले मेरे साथ। फिर मैं कहने लगा तुम तो विद्यार्थी बचत में, तुम तो RSS के आदमी हो, ये है वो बोलने लगे। मैं ठीक है, मैं सुई छाप दी, 15 मिनट में सरकार गिर गई, वो कांग्रेस से विड्रॉ कर लिया सपोर्ट। तो मेरे को उससे कोई बात नहीं, ये जो है कि मेरे को उसके बाद आप इंडिया टुडे में फिर सब बाकी लोगों ने स्टोरी की उसके बाद। तो आप कहते हैं मैनेजमेंट क्या कर दिया, अरुण ने कहा वाह वाह वाह, बाकी BBC ने इंटरव्यू किया, पता नहीं कितने लोगों ने इंटरव्यू किया मेरा। तो जर्नलिस्टों को अपनी स्टोरी के ऊपर घमंड होना चाहिए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि अपने नाम के ऊपर होना चाहती है। आजकल यह क्या है कि नाम मशहूर है, स्टोरी कुछ नहीं है। तो जर्नलिस्ट शुड बी नोन बाय द स्टोरी ही राइट्स, नॉट बाय ई चावला ई समथिंग एल्स, ई ABCDE। तो हमारे यहाँ ज़माने में जर्नलिज्म था न्यूज़, वही आजकल मैं अभी यहाँ भी आता हूँ। मैं जर्नलिस्ट, द डे आई जॉइंड इट आई रिमेन ए जर्नलिस्ट द डे आई डाई। सर ऐसा कोई इंटरव्यू जो आपको लगता हो कि बहुत मुश्किल गया? इंटरव्यू? जी, आपने सीधी बात की हो, आपको लगता हो कि बहुत मुश्किल है, इनसे जवाब निकालना मुश्किल हो रहा है, या वो उल्टा आप पे ही भारी पड़ गया हो? नहीं, भारी तो काफ़ी लोग पड़े, ऐसी बात नहीं है। मायावती बहुत भारी पड़ी, वो कुर्सी से गिर गई। मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था, इतनी गर्मा गर्मी आई, वो कुर्सी से गिर गई नीचे। उमर अब्दुल्ला साहब बाइक छोड़ के चल दिए, भारी पड़े। प्रमोद महाजन उल्टा पड़ गए मेरे ऊपर। अटल जी ने कहा लीडर साहब मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, कि आप उल्टी बात करते हैं, उन्हें इंटरव्यू नहीं दिया। तो भारी का मतलब ये होता है, कई बार आप सवाल तैयार करके जाते हैं, मोटिवेटेड अगर हों तो आपके ऊपर आदमी पहाड़ी भर जाएगा। अगर फैक्ट्स आपके पास हैं तो आप 643 इंटरव्यू के अंदर हैं। अब शाहरुख खान है, मैं उसके साथ मैंने 9 इंटरव्यू किए हैं। हर इंटरव्यू में लड़ाई होती थी मेरी उसके साथ। आखिरी जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर मैंने उसका, उसकी फिल्म आई थी, दीपिका पादुकोणे वाज देयर उस एक फिल्म के अंदर, तो उसमें उसका एक सेंटेंस भी नहीं है, शी हैज़ नॉट स्पोकन सिंगल वर्ड इन दैट सेंटेंस, नाम भूल गया उस फिल्म का मैं। उसमें आए थे तब मैंने इंटरव्यू किया उनका। मैंने यार तुम 45 साल के हो, उससे 47 के, तुम अपने से आधी उम्र की लड़की को हीरोइन बनाते हो और फेमस हो जाते हो, कहते तुम्हारे को जेलसी हो रही है क्या? मैंने कहा मेरे को जेलसी कुछ नहीं होगी, तुम
कि अपने ऊपर गार की रोल उसका होता है, तुम अपने आपको हीरो बनाते हो, जो आपकी विमेन हैं वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप उसको यूज़ करते हो। मैंने कहा तुम और फिल्म भी बनानी शुरू कर दी है, क्या क्या करोगे, रिटायर होने वाले हो क्या? कहते प्रभु चावला जी आपको एक तो जेलसी हो रही है, दूसरा मैं पैसे इसे कमाऊंगा कि मैं आज तक खरीदूंगा और तुम्हारे को अपना नौकर रखूंगा। ना उसने मेरे को रखा, ना उसने आज तक खरीदा, मैं वहीं बैठा हूँ, वो भी वहीं बैठे। तो एक डायलॉग चलता है, होता रहता है। हम आमिर खान ने उनसे इंटरव्यू किया, उनकी वो फिल्म आई थी, वो उस वक्त कौन सी थी, वो लगान। आमिर खान का मैंने इंटरव्यू किया, वो ऑस्कर के लिए अपने आप को रिकमेंड कर रहे थे। जब मैंने पूछा भाई तुम ऑस्कर जा रहे हो, 7-8 लोग जो मिलके जा रहे थे, मैं तुम्हारी फिल्म के अंदर एक लड़की है जिसने बहुत अच्छा रोल किया है, तो उसको क्रेडिट ही नहीं देते। कहते क्या हुआ? मैंने कहा तुम अपनी इस फिल्म की सक्सेस के लिए किसको क्रेडिट देते हो? उन्होंने कहा जी मैं अपनी मम्मी को और एक नाम और लिया, अपनी वाइफ का नाम नहीं लिया उन्होंने। मैंने क्यों भाई, वाइफ का कोई रोल नहीं है तुम्हारे सक्सेस के अंदर? वो थोड़ी चुप कर गया। उसके बाद मैंने अपने कुलीग को कहा इंटरव्यू लेने के बाद, मैंने कहा इसका डाउट्स होने वाला है। हुआ तो ये एक लोगों को दिखाना होता है कि साइकी क्या आदमी की आपके सामने जो बैठा है। पीपल मस्ट से कि इसके अंदर कुछ ना कोई खबर निकलने वाली। अब मोदी जी से लड़ाई हो गई मेरी, आखिरी इंटरव्यू 2009 का यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको लग जाएगा क्या होने वाला। इलेक्शन जीत के आए थे, मैंने पूछा उनसे सवाल पूछते इंटरव्यू करते हुए, मैंने पहला सवाल पूछा नमस्कार उसकार होते कहा जैसे इंट्रोडक्शन होता है। मैंने कहा, मैं उनको बोलता था गुजरात नरेश। अब जब प्रधानमंत्री बोले बने तो उनको था भारत नरेश कह के पुकारता हूँ। अभी तो 2-4 साल से बात नहीं हुई ज़्यादा मेरी। तो मैंने उनसे पूछा गुजरात नरेश तो हो गया आप, क्या मैं आपके अंदर देश का भावी प्रधानमंत्री देख रहा हूँ? गुस्सा एकदम, आगे बढ़ो। मैंने कहा जवाब तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ो। मैं फिर डर गया, मैं आगे बढ़ गया। तो ये सब किस्से ऐसे हैं जिसमें मतलब लोगों को एंटरटेनमेंट, खबर चाहिए उनको। आजकल एंटरटेनमेंट ज़्यादा है खबरों के अंदर कि इंटरव्यू जो करने जा रहा है आदमी, ऐसा लगता है कि एक तो पढ़ के नहीं जाते बच्चे आजकल के, सॉरी टू से। उनको लगता है कि कपड़े पहन लो सुंदर से, अच्छे अच्छे पहन के चले जाओ। हालांकि मैं भी उस वक्त फेमस था, मेरे अखबारों में छपा कि मैं टाई चेंज नहीं की कभी मैंने चेंज की हमेशा। मतलब जितने इंटरव्यू किए 600, मैंने 6 की 600 टाइयाँ अलग है। एक आपको सिंबल बनाना था इंटरव्यू का, वो बनाया था हमें जान करके, वो मार्केटिंग टेक्निक था उसका। परंतु उद्देश्य आपका एज ए जर्नलिस्ट नहीं भूलना चाहिए कि यू आर ए जर्नलिस्ट फर्स्ट, यू आर ए जर्नलिस्ट लास्ट। तभी आप अपने श्रोताओं के साथ, अपने देखने वालों के साथ, पढ़ने वालों के साथ जस्टिस कर पाएंगे, नहीं तो आप जस्टिस नहीं करेंगे। चलिए सर, आप सवाल तो नहीं बताते थे लोगों को, सीधा इंटरव्यू कर लेते थे, एक तरह से उन्हें धो देते थे। मगर मैं चाह रहा हूँ इंटरव्यू के बाद कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो आपने उम्मीद ही नहीं की हो, किसी ने की हो, क्योंकि उसके पास बीच में तो ऑप्शन है ही नहीं छोड़ के जाने का। पर बाद में तो फिर वो आपसे बदला ले सकता है, आपको प्रतिक्रिया दे सकता है। कभी कोई ज़बरदस्त ऐसी तीखी प्रतिक्रिया रही हो? मतलब क्या लेगा, क्या मेरी इनकम टैक्स खोल लेगा फाइल क्या? उस जमाने में ईडी इतना नहीं होती थी वो आजकल तो पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप डर करके करेंगे, कई लोगों ने बदला इस तरह से लिया कि बाद में मेरे से बात नहीं की। भाई चॉइस उनकी है, मेरा बुलाना है जर्नलिस्ट, मैं सबको इनवाइट करूंगा। मैंने सोनिया गांधी को पर्सनली 3-4 बार मिला, उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू दूंगी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर जब आई थी तो मैंने स्टेज के ऊपर पूछ लिया था। उन्होंने मेरे को बोला प्रभु जी आई विल डेफिनेटली डू सीधी बात विद यू। आज तक नहीं की उन्होंने। तब ठीक है, नहीं करनी, मैं आई कांट फोर्स। ऐश्वर्या राय आई अमिताभ बच्चन के साथ इंटरव्यू किया, मैंने जब कहा हाँ करूँगी, नहीं की। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, ऐसे लोग ज़रूर हैं जिन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया इंटरव्यू के दौरान, उसके बाद मेरे से बातचीत नहीं की। ये सच है, पर उनके नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इट्स पॉलिटिकल थिंग, क्योंकि अभी भी जिंदा हैं उनमें से कुछ लोग, कुछ चले गए, कुछ लोग जिंदा हैं अभी तक। सर, आप राजनीति की समझ के बहुत पुरोधा माने जाते हैं, तो आपने जितने लोगों के बड़े इंटरव्यूज़ किए, कभी आपको ऐसा लगा कुछ लोग ऐसे हों जो उन्होंने आपको प्रभावित किया हो, आपको लगा हो कि बाकी में सच्चे लोग हैं जो अब नहीं मिलते राजनीति में? नहीं समझा नहीं बात। सर, ऐसा जिन्होंने बहुत सारे लोगों का आपने इंटरव्यू किया राजनीति में, ऐसे कोई लोग जिनको आपको लगता है कि वाकई में ये पॉलिटिकल बिल इनकी स्ट्रांग है, या जो वाकई में परिवर्तन कर सकते हैं, जिनको आपको प्रभावित कर रखा हो, आप प्रभावित हुए हो किसी से? काफ़ी इंटरव्यू किया मैंने, हर पार्टी के लोगों को इंटरव्यू किया था। मुलायम सिंह यादव है, उनको भी इंटरव्यू किया। मुलायम सिंह यादव की, अब मुलायम सिंह यादव की राहुल गांधी वहाँ
2014 में जीते थे इलेक्शन, लोग कह जा हार रहे हैं। तो मेरे को उस वक्त, मैं आज तक भी नहीं था, मैं उस वक्त वो करता, तीखी बात IBN पे करता था। तो जो कह रहे हैं कि ऐसे राजनीति के लोग बहुत हैं, ऐसे मुलायम सिंह यादव एक नेता ऐसे भी थे जो काफ़ी कुछ कर किया, जिन्होंने पार्टी खड़ी की, प्रिंसिपल सिद्धांतों के ऊपर खड़ी की। तो इस तरह के लोग, अब प्रमोद महाजन थे, आप मैं से नाम ले रहा हूँ, वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अच्छे राजनेता थे, जिनको आता था काम। जसवंत सिंह से जैसे अपने किस्म के आदमी थे। कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको आप कह सकते हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जिनको अपनी एक हस्ती भी है उनकी। अब हुडा साहब हैं जैसे, उनको भी कर सकते हैं आप। अब जयललिता का इंटरव्यू किया मैंने, जयललिता ने एक ही इंटरव्यू दिया हिंदी में, वो मेरे को दिया। इंग्लिश में भी किया, हिंदी में भी किया। अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो जयललिता का एक ही इंटरव्यू है जो हिंदी में उसने मेरे को दिया था। तो ये लोग ऐसे लोग थे जिनको स्टेट क्राफ्ट, राजनीति, स्टेट कैसे चलाना है, आइडियोलॉजी क्या है, उनको क्लैरिटी थी। वो इसलिए नहीं थे कि वो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग तो बहुत होते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी स्पोर्ट्समैन में कभी सचिन तेंदुलकर इंटरव्यू किया, यहीं किया था सर, नागपुर के अंदर आकर के इंटरव्यू, जब टेस्ट मैच हो रहा था यहाँ पर। तो पहला इंटरव्यू यहाँ किया, दूसरा मैंने दिल्ली में किया था, क्योंकि यहाँ जब किया था सेंचुरी बनाई थी उन्होंने। तो मैंने कहा दूसरी बार जब इंटरव्यू दिया, हाँ तुमने इंटरव्यू करवाया था तो सेंचुरी बनी थी, दिल्ली में भी देने वाला हूँ, सेंचुरी बना हो गया। तो हर फील्ड के अंदर अच्छे अच्छे लोग रहे हैं जिन्होंने काम किया है और आगे जाकर के राजनीति में कर सकते हैं, अगर सवाल ये पूछ रहे हैं आप मेरे से। पर बाकी रन ऑफ द मिल हैं, ठीक है, राजनीति में हैं, एक दौर आता है उसमें रह गए आप। अब बाबा रामदेव का इंटरव्यू आपने कितनी बार, मैंने बहुत बार किया था। बाबा रामदेव के इंटरव्यू अगर आप सारे देखना शुरू करें तो आपको लगेगा कि ये आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचा, काय का बाबा, काय का साधु, काय का आयुर्वेदिक, मतलब बाबा की कहानी, बाबा की जुबानी, आप इंटरव्यू देख लीजिए, सारे पता लग जाएगा आप। सर पॉलिटिकल लोगों की बात चल रही है, और चूंकि पॉलिटिक्स, वो 12,000 रुपये आदमी, 8 इंटरव्यू मैंने किए हैं, 8 के 8 एक बार देख लीजिए आप, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो बाबा कितने बड़े मानते हैं, संत हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या हैं, आपको अपने आप कहना नहीं पड़ेगा, पता लग जाएगा। सर माना जाता है कि देश की पॉलिटिक्स पे आप उनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो मैं आपकी समझ से, आपके नज़रिए से जानना चाह रहा था, आपकी नज़र में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी किस दृष्टि में रखते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या 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 सवाल थे? मैं सर जानना चाह रहा था राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, भविष्य को लेके, देश को लेके? एक तो दोनों में 20 साल की उम्र का फर्क है, एक 53 का, एक 73 का है। तो इसलिए वो अलग अलग से देख सकते हैं। एक सा एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में 2004 में आए हैं और 2023 से 19 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरे को लगभग 50 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। दोनों में एक सिमिलैरिटी ज़रूर है, दोनों बड़े फ्रैंक हैं, जो दिखाई देते वही हैं, अंतर बिल्कुल नहीं है। जो मुंह में आया बोल दिया, ज़िद्दी हैं, जो मैंने ठान लिए वो करनी है। क्योंकि राहुल गांधी भी जो सोचते हैं वो बोल देते, किसी पूछते तो है नहीं। इसलिए कंसिस्टेंसी जो नेचर की है, और वो दोनों पॉलिटिक्स के लिए, ये पहली बार 2 पॉलिटिशियन मैंने देखे हैं कि इतने लंबे समय से, पिछले 10 साल से 2 व्यक्तियों की लड़ाई चलती आ रही है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में 2 व्यक्तियों के खिलाफ कभी इस तरह का युद्ध इस लेवल का, जिस लेवल पर पहुंच चुका है कि एक दूसरे के नाम ले रहे हैं, कोई उसको क्या बोलते हैं, पनौती बोल रहा है, कोई उसको मूर्खों का सरदार बोल रहा है। तो ये देखिए, ये अब इसमें क्या कंपैरिजन करें? एक प्राइम मिनिस्टर होकर के वो मूर्खों का सरदार बोलता है, दूसरा बोलता है वो पनौती है। कभी आपने इंदिरा जी को सुना, या अटल जी को सुना, या मनमोहन सिंह को सुना, या किसी ऐसे 15 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू हुए हैं? तो कंपैरिजन तब हो जिस तरह का जर्नलिज्म, उस तरह की राजनीति है आजकल। सर भविष्य का कोई बड़ा लीडर किसको देखते हैं आप दोनों में? मैंने कहा 23, उसको तो क्या है, राहुल गांधी का एडवांटेज क्या है, एज इज ऑन हिज साइड, कि 53 साल का, फिट है एकदम, इतने सारे किलोमीटर चल लेता है। अपने मोदी जी भी फिट है एकदम। तो उसको तो लगता है कि अब मैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि उसने तो प्रधानमंत्री बनना नहीं इस साल 2024 में। अगर गलती से उनकी पार्टी कहीं लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो गई, या ऐसी पार्टी होगी, सरकार बना सकती है। गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति जब तक कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं होगी, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये मेरा सोचना है। हो सकता है बदल जाए बाद में, क्योंकि राहुल गांधी टीम लीडर नहीं है,
जैसे मोदी जी एक ही हैं, बाकी मंत्री ज़रूर हैं, वो नवरत्न हैं उनके, बस बाकी कुछ नहीं है। मंत्री सब एक ही है। एक ही आप फोटो देखते होंगे, आप किसी मंत्री की फोटो दिखाई नहीं देती। राहुल गांधी का भी यही होगा, राहुल गांधी ही होगा हर फोटो में, बाकी कोई नहीं होगा। जब वो टीम नहीं, उनको लगता है कि मेरी वजह से लोग जीत रहे हैं, मेरी वजह से पार्टी सत्ता में आ रही है, तो मैं इसमें कोई नुकसान नहीं लगता। क्योंकि अगर एक जैसे इंदिरा गांधी थी, उनकी वजह से पार्टी जीती थी, मोदी की वजह से बीजेपी जीती, मोदी की वजह से मेजोरिटी आई, और आज भी मोदी के मुकाबले में कोई बड़ा लीडर है नहीं। उन्होंने जितना नाम किया, जिस तरह से हिंदुस्तान की बढ़ाई की, जिस तरह के आगे बढ़े, थोड़ा आप कंट्रोवर्सी में पढ़ सकते हैं, परंतु इंडिया अब नेशनल इंटरनेशनल स्टेट पे है, तो दोनों में परिवर्तन क्या है कि एक उसने पॉलिटिक्स ज़्यादा देखी है, एडमिनिस्ट्रेशन देखा है। राहुल गांधी ने कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया है, परंतु राहुल गांधी जो है, अगर पिछले साल 100 में से 0 था, अब राजीव गांधी 100 में से 25 तक तो पहुँच चुके हैं। मतलब वो लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी वो लर्नर हैं, अभी वो लीडर बने नहीं। सर सोशल मीडिया में तो ये कहा जाता है, उनका क्वेश्चन है सोशल मीडिया का, मेरा नहीं है, कि आप जो है नरेंद्र मोदी से ज़्यादा प्रभावित हैं, उनकी कुछ ज़्यादा तारीफ करते हैं, राहुल गांधी की कम करते हैं, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी से इतने प्रभावित हैं कि आपने पूरा गेटअप भी उनका रख लिया। देखो, राहुल गांधी के अब मेरे आर्टिकल पिछले 10 साल से पढ़ लीजिए, अब जब से मोदी जी आए हैं आपको पता लग जाएगा। और मैं एक पत्रकार हूँ जिनको मोदी जी शुरू में बहुत मिलते थे। उस दिन दिवाली मिलन पर मेरे को बुला लिया, मैं चला गया, खड़े हो गए मेरे पर आकर के। मैंने पहले भी कहा, मेरा प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है, फेवर नन फियर नन, डरो मत किसी से, किसी की फेवर मत करो। तो मोदी की तारीफ क्या करता, मोदी दोस्त से मेरे कितने पुराना 1974 में मिला था, मैं उनके साथ धरने में बैठा था, तो उनके साथ मेरी पर्सनल व्यक्तिगत जान पहचान रही है। मुख्यमंत्री बनने से पहले आज तक के दफ्तर के रिसेप्शन में बैठे रहते थे, आकर के मेरे को मिलने के, इंडिया टुडे ऑफिस में आते थे, मेरे घर में आते थे। अब प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। अब आते हैं सर कि नहीं आते हैं? नहीं, अब कैसे आएंगे यार। अब मेरे को अपना सारा, मेरे बेटे की शादी में ज़रूर आया था, अभी 5 साल पहले जब शादी हुई थी, मेरे दोनों बेटे की शादी में आए थे वो। तो अभी पिछले 2-3 साल से मैं मिला भी नहीं उनको, फ़ोन पे भी बात नहीं हुई। और क्योंकि मेरे को लगता है कि उनकी अपनी कंपल्शंस हैं, इतने बिजी हैं, उनको बहुत लोग ढूंढने के लिए, जब उनको आना होगा बुला लेंगे लाके। मेरे को उनको बुलाना होता है, कभी कभी बुलाता हूँ, 2-3 साल पहले अब लगता है प्राइम मिनिस्टर को अपने फंक्शन में बुलाओ तो बाकी लोगों को आना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोई पर्सनल उनसे ऐसी नहीं है, तारीफ इसलिए करता हूँ कभी कभी जब मेरे को लगता है अच्छा काम कर ही रहे हैं। अब मैंने उनको लिखा डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, कवर स्टोरी मैंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखी, कौन लिखता है? तो मेरे को परसेप्शन, राहुल गांधी को मैं मिला ही नहीं, 2 बार मिला सिर्फ, वो भी उसने बुलाया मेरे को। और बुलाया जिस बात के लिए था कि कोई और बात करने जा रहा था मैं, अभी 3-4 साल पहले, कोविड से पहले की बात है। मेरे को बुला लिया, चाय पिलाई, 15 मिनट का अपॉइंटमेंट था, 1.5 घंटे बाद आया मैं वहाँ से उठ करके। तब मैं क्या डिस्कशन हुआ, आई कांट डिस्कस। पर वो आदमी जानना चाहता है, मतलब मेरे को लगा कि उसको कुछ पता नहीं है, कई चीज़ें मेरे से पूछनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए थी, उसको पता नहीं थी। दूसरी बार जब मिला फिर वही सवाल जो पुराने उसके दिमाग में घुसे हुए थे। तो राहुल गांधी की तारीफ किया, बुरा पाक कहाँ से करो, जब मेरे पास उसके बारे में एक्सपीरियंस ही कोई ना उसने कोई सरकार चलाई, पार्टी चलाई, हमने लिखा उस वक्त, हमने जितने आर्टिकल राहुल गांधी के खिलाफ मैंने लिखे, आपने ठीक कहा ज़्यादा लिखे हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गया, बनना नहीं चाहिए था उसको। दिस वॉज बेस्ड ऑन परसेप्शन, एक्सपीरियंस कि पार्टी जब बना रहे हैं आप, इतनी बड़ी पार्टी को चला रहे हैं क्योंकि आप गांधी हैं, तो इसका मतलब कि आपको सब कुछ आता है, लोग के साथ लेके चलिए, जैसे आप चल रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। अब सबके टीम लीडर हैं, पहले टीम लीडर नहीं थे। अब मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, अब उनका बिल खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाल देते हैं। ये तो एक चीज़ें नहीं है, नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सरकार आपकी है, आप उनसे बात जाकर के घर में करिए कि मैं पसंद नहीं है। इतने सड़क के ऊपर के उनका सीधा वो फॉरेन कंट्री में बैठे और आपका बिल फाड़ रहे हैं सड़क के ऊपर खड़े होकर के। तो मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है कुछ भी, मैं वोट ज़रूर जिसको दूँ देना होगा, परंतु मेरा प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है, योर वोटिंग इंटेंशन शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन योर रिपोर्टिंग। जो लिख रहे हैं उसमें वोट, आप किसको वोट देने जा रहे हैं ये नहीं लिख रहे हैं। तो मैं सबसे मिलता था, अगर 600 इंटरव्यू मैंने किए हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, समाजवादी भी हैं, डीएमके भी है, अन्ना डीएम की है, तो अब क्यों नहीं करते सारे एंकर की, सबका हर पार्टी का इंटरव्यू? आप बताइए, एक इंटरव्यू एक ही करंट एंकर जितने भी इंग्लिश और हिंदी में जो हर पार्टी के लीडर को लेके आते हो सर नहीं जाते लोग, उनको पता है ये इसके लिए, ये इसके लिए। लोगों ने बाइकआउट कर दिया 14 लोगों का। तो
सर वही मैं एक सवाल था मेरा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब एक समय आप थे, एक स्तर हुआ करता था सवालों का और अपनी बात रखने का। अभी जो है मुर्गा लड़ाई चल रही है वहाँ पे, अभी जो है वो वहाँ पे एंटरटेनमेंट चल रहा है और सही सवाल तो सारे के सारे गायब हैं। तो उस पर क्या आपकी टिप्पणी है? कभी आपको देख के गुस्सा आता है, कभी किसी को सलाह देते होंगे कि भाई कुछ तो गरिमा रखें? देखो मैं सच बताऊं, मैं टीवी देखता नहीं हूँ। जो आपने कहा गुस्सा आता है ना, इसलिए वो जब बैठा हूँ मैं जाता है तो मेरी पत्नी और हम दोनों इकट्ठे इकल्ले में घर में होते हैं और बच्चे अपने अलग अलग रहते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन कभी कभी आ जाते हैं तो हम दोनों मियाँ बीवी, उनको कोई सीरियल पसंद है, मेरे को कोई सीरियल पसंद है, तो हम सीरियल देखते रहते हैं। 9 बजे शुरू करते हैं, 10:30 बजे तक 3 सीरियल देखते हैं। उसमें हर किस्म की दुनिया में क्या हो रहा है, सीरियल कैसे चल रहा है, OTT पे क्या होने वाला है पता रहता है। टीवी मैं इसलिए नहीं देखता, उसका कारण ये है, एक तो हर चैनल में आपको अगर गिनती शुरू करें 50 एक लोग ऐसे हैं जो हर चैनल पे आपको बदल बदल के दिखाई देंगे, वही 50 हैं। पहले क्वालिटी थोड़ी ऊंची होती थी, अब सड़क पे खड़ा हो गया उसको बता दिया कि विचारक, RSS का विचारक हो गया, ये कांग्रेस समर्थक हो गया, ये फलाना हो गया, कि पार्टियों ने जाना बंद कर दिया। उसी से पता लग जाता है कि पार्टी के लीडर जब वहाँ चैनल्स में नहीं जा रहे, उस चैनल की इंपॉर्टेंस क्या होगी। और अब दोस्त के लोग चिल्लाते रहते हैं, बोलने नहीं देते किसी को। 10 विंडो बना रखी हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, वो जाते क्यों? कई बार 10, मेरे को 1-2 बार जाने का मौका मिला, उसे बंद कर दिया मैंने। मैं तुम बुला लेते हो मेरे को यार 1 घंटे के लिए, 3 मिनट बुलवाते हो मेरे से, मैं नहीं आता। तो अगर आपको शक्ल ही दिखाई, लोगों को शौक है चक्कर टीवी देखने। अर्नब गोस्वामी के शो में 12 लोग बैठे होते हैं, 1 घंटे का शो होता है, 56 मिनट वो बोलता है, 4 मिनट बाकी सारे लोग बोलते हैं। जाते क्यों है? उसको भी जो बोलना है बोल दो, बाकियों को माइक बंद करते हैं। ऐसे और भी लोग हैं जिसको देखिए हर चैनल में। अब क्या है कि जर्नलिज्म जो है वो जर्नलिस्ट अपने आप को दिखाना चाहता है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा चैनल इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव इन इंस्टीट्यूशन, कि मेरा अखबार मेरे से बड़ा है, मेरा चैनल मेरे से बड़ा है, मैं चैनल का प्रोडक्ट हूँ। मेरी आइडेंटिटी होगी 50%, 40% मेरी अपनी, 60% मेरी वैल्यू चैनल की वजह से या न्यूज़पेपर की वजह से। आजकल समझते हैं हमारे ही, एक चैनल से दूसरे चैनल में चले गए, तीसरे चैनल में चले गए। तो मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि खबरों के ऊपर जैसे लगता है कि पहले से प्लान्ड है। हर चैनल पे आपको एक ही सब्जेक्ट दिखाई देगा, एक ही सब्जेक्ट सब पे चलेगा। वही चैनल के अंदर बोलने वाले भी 5 लोग हैं, एक 9 बजे उसको बुला लेंगे, 9:30 बजे उसको, या प्री रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसलिए जो आज का जर्नलिज्म जो है उसकी कंपल्शन क्या है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करता। कि मेरे दोस्त है कि अभी भी प्रिंट जर्नलिज्म अभी भी ठीक चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल जर्नलिज्म में हो रहा है उसकी वजह से प्रिंट जर्नलिस्ट बदनाम होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। पर उनकी कंपल्शन क्या है? अब जैसे 26 तारीख है आज, 26/11 को मैं उस दिन मुंबई में था जिस दिन जो कांड हुआ था। मैं किसी और होटल में ठहरा हुआ था, ये समझिए कि मेरे को उस होटल में नहीं जाना था क्योंकि मैं ताज जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ ठहरने वाला था। मैं जाके किसी और होटल में चुक गया कि मेरा इंटरव्यू वहाँ जा फिक्स हुआ एक मिस्टर रात के 9:30 बजे। अब मैं रात के 9:30 बजे वहाँ से भागा, उस होटल से कवर करने गया। अब मेरे को मेरे एडिटर आज तक कहने लगे तो आप वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग करिए। मैंने कहा यार मेरे से रिपोर्टिंग करा रात के 1 बजे। मैंने ठीक है, हमारे एडिटर मालिक है, मैं जैसे एडिटर हूँ, मेरा एडिटर आज तक का है, हालांकि मैं डायरेक्टर हूँ, दूसरी बात है। मैंने की रिपोर्टिंग, फैक्चुअल रिपोर्टिंग की। पुलिस वाले हमारे दोस्त थे, मेरे को इन्फॉर्मेशन, मैं ऐसी बहुत नहीं बता रहा था कि अंदर कितने लोग हैं, कितने पुलिस वाले आ रहे हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ है। नो, मैंने ये तो जैसे कुछ जर्नलिस्टों के ऊपर ये हुआ कि उन्होंने गलत खबरें चलानी शुरू कर दी कि RSS ने मरवा दिया उसको, पुलिस वाले को, ये वो। तो मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे बेचारे, वो बेचारे ये दिखाने को लेट के ऐसे बोल रहे हैं, ये हो रहा है, भाग के गोली चल रही है, ये चल रही है। एक स्टाइल है ना कि आप अट्रैक्शन चाहते हैं, इसलिए कि आपने क्या पहन रखा है और किस दिशा में किस तरीके से बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कि क्या बोल रहे हैं। आज का दर्शक जानना चाहता है कि आपके पास खबर है कि नहीं। 90% आप लोग जो बैठते हैं, मैं मान सकता हूँ, कोई भी जब आप देखेंगे A व्यक्ति को या B व्यक्ति के एंकर को, आपको पता होगा क्या होने वाला है। हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, आपको वेट करना पड़ता था आखिर 20 मिनट तक कि प्रभु चावला क्या क्वेश्चन करने वाला है। तो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है आज कि हर चैनल पर ये एंकर ये करेगा, ये एंकर ये करेगा, ये जर्नलिस्ट ये करेगा, ये लड़की ये करेगी, पहले से पता होता है। और कपड़े की फैशन डिज़ाइन लगे हुए हैं सबके, लड़कों के या लड़कियों के। तो मोर एंटरटेनमेंट एंड बॉलीवुड, ये तो उस जमाने में कुछ भी पहन के चले जाओ यार, क्या है।
सही है, लोग न्यूज़ देखा करते थे, न्यूज़ की वैल्यू थी। सर इसी तरह अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बाद सोशल मीडिया का भी एक ज़माना आया है और कहा जा रहा है कि आजकल जर्नलिज्म सोशल मीडिया पर ही बचा है। बड़े बड़े पत्रकार जो कि इनकी अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी थी, वो आज किसी बड़े चैनल में नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है किसी ब्रांड में। अब वो अपना सोशल मीडिया लेके जो है वो अपना चला रहे हैं, किसी तरह से अलग जगह हुए हैं। उसके बारे में आप क्या राय है आपकी? देखो, सोशल मीडिया में हर किस्म की है। जैसे इंस्टाग्राम आजकल पॉपुलर है, इंस्टाग्राम के अंदर आपको पॉलिटिकल खबरें नहीं मिलेंगी। बच्चे लोग हैं, वो फिल्म स्टार की क्लिप लगा दिया आपने, किसी और तरह की फैशन की लगा दी। हर जो प्रोग्राम सोशल मीडिया है, ट्विटर पहले बहुत पॉपुलर हुआ, ट्विटर अब डाउन होता चला जाता है, कुछ लोग ट्विटर पर जाते नहीं हैं। अब व्हाट्सअप चैनल शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर लोग दे जाते हैं। आपका कहना ये है कि कई लोग शुरू जो पत्रकार अच्छे पत्रकार थे या बुरे थे, उन्होंने अपने चैनल छापने शुरू कर दिए, परंतु उन्होंने इम्पैक्ट कितना है? ठीक है, यूट्यूब वाले पैसे देते हैं, 1 लाख लोग देख लिए, 2 लाख लोग ले दिए, उसके ऊपर आपको 1000 मिल गया, 2000 रुपये मिल गए। सोशल मीडिया में एवरीबडी इज़ ए जर्नलिस्ट। मैं इनमें से कोई जाके रिकॉर्ड करो, कैमरा आपके हाथ में है, जो भी रिकॉर्ड करिए डाल दीजिए फटाफट। तो सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट है, परंतु इतना कॉम्पिटिटिव है कि हर एक जर्नलिस्ट के खिलाफ दूसरा जर्नलिस्ट खड़ा हुआ है। आपने वीडियो डाली, ये हो रहा है, मैंने फटाफट दूसरी वीडियो डाली, नहीं ये हो रहा है। तो कम से कम 1 अरब वीडियोस पढ़ती हैं दिन के अंदर, 10 बिलियन, ऑलमोस्ट 10 बिलियन वीडियोस के ऊपर इंडिया सारे वर्ल्ड के अंदर पढ़ती हैं। उसमें कौन, आप मेरे को एक भी बता दीजिए कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ पड़ी जिसका ये इम्पैक्ट हुआ, इसने इस्तीफा दे दिया या उसकी अरेस्ट हो गई, सिवाय ये कि गालियाँ जिन्होंने दी एक दूसरे को, वो अरेस्ट, वो खबर नहीं है ना। आप किसी को मारने की धमकी देंगे, वो खबर नहीं है अपने आप में उतनी। मेरे को एक भी इन्वेस्टिगेशन बता दीजिए। सोशल मीडिया पे जो लोग जा रहे हैं, जिन्होंने भी इंटरव्यू शुरू किए हैं, वो ऐसे पत्रकार हैं जिनकी अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, हर तरफ, दोनों तरफ से। रूलिंग पार्टी की तरफ से इसलिए क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, जिनको नहीं, जो पत्रकार ऐसे थे जो आप कह सकते हैं कि बीजेपी से एग्री नहीं करते थे, उन्होंने सोशल मीडिया चैनल चलाए, अच्छे चल रहे हैं, लोग देखते हैं उनको, परंतु उसका इम्पैक्ट पब्लिक ओपिनियन के ऊपर कितना है, वो पत्रकार आप हैं, आपको ही पता होगा। मेरे को नहीं लगता कि सोशल मीडिया पॉलिटिकल जैसे लोअर जहाँ वोटिंग होती है ना, वहाँ पर इम्पैक्ट ज़रूर कर रहा है, क्योंकि हर एक के हाथ में व्हाट्सअप है आजकल। जहाँ भी देखिए आप, मेरे घर में ड्राइवर है, माली है या कुछ और है, सब हर बार व्हाट्सअप देखते रहते हैं क्या हो रहा है उसके अंदर। तो वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे होते हैं, एंटरटेनमेंट टाइप के ज़्यादा होते हैं, पॉलिटिकल खबरें देखने वाले बहुत कम लोग हैं। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट मेरे को लगता नहीं है देश की किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसी तरीके से पड़ेगा। हाँ, प्रोपेगेंडा दूसरे के खिलाफ करने के लिए ज़रूर है। ये सोशल मीडिया बेसिकली नॉट ए न्यूज़ प्लेटफॉर्म बट इज़ ए प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म। ज़्यादातर सर ये समझ में आया है कि जो वीडियो हम देखते हैं वो पत्रकार कम कहता है और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से वो शायद ज़्यादा फॉरवर्ड होता है, शायद ऐसा कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इसमें अब कई पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, पत्रकार ऐसे हैं जिनको किसी न किसी चैनल में से हट गए वहाँ से किसी कारणों से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू नोन है। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप किसी का देखना है, आपको पता लगेगा कि ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाला है, तो स्टोरी अपने हिसाब से उस हिसाब से वीक करेगा। दूसरा यूट्यूब चलाने वाला है उसका, तो क्योंकि वो बैठा है चैनल के ऊपर, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। अब आप देखते हैं हर चैनल लाइव चल रहा है। सही, यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिए लोगों ने। अब चैनल को उठाइए तो ऊपर आप ट्विटर पर देखता हूँ, आज तक होस्टिंग दिस, NDTV डूइंग दिस, तो उनको लगता है कि वहाँ चैनल तो देखता कोई नहीं, अब शायद फ़ोन पे देख ले, पर फ़ोन पे कहाँ देखेगा, मैं तो देखता नहीं, क्योंकि वही बात है। तो जो आप कहने वाले हैं कि अब तो सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ मेरे मन की भड़ास निकालने के लिए, कि जो मैं चैनल पर नहीं बोल पाया, जो अखबार में नहीं लिख पाया, मेरे पास फेसबुक है, मेरे पास व्हाट्सएप है, मेरे पास ग्रुप है, मैंने ग्रुप बना लिया, उसके अंदर एक भाषण लिखा, अपना भेज दिया, किसी ने पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, उनको पता है प्रभु चावला ने लिखा कि इसका पॉलिटिकल कन्विक्शन यही है, तो पहली 4-5 लाइन पढ़ेंगे, उसको छोड़ के चल देंगे आगे। तो मैं कहूँ कि मैं इन्फ्लुएंस, आजकल नई कंसेप्ट चला है इन्फ्लुएंसर्स। एग्जैक्टली सर, इन्फ्लुएंसर्स हैं कि मेरे पास 1 लाख 5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो मेरे को एडवर्टाइजिंग वाले एजेंसी मिलके एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस को दे दो, ये ट्वीट कर देगा, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। नए इन्फ्लुएंस है, हमने देखा है बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर इन्फ्लुएंस को एनरोल कर रहे थे। क्या सारे देश के अंदर 1 लाख इन्फ्लुएंसर ढूंढिए, उनके ऊपर डलवाइए, क्या असर हुआ उसका?
सर आपके बाद अगर कोई बहुत नज़दीक नज़र आया जो आपकी छवि पे उतरता है वो है पलकी शर्मा उपाध्याय। आपने इन्हें कभी सुना है? पलकी शर्मा उपाध्याय देखिए बयान में थी पहले, उसके बाद आजकल सीधी बात करती है सर वो। आप सीधी बात नहीं, अगर आप अच्छी इज ए गुड जर्नलिस्ट इन द सेंस कि जर्नलिस्ट होता है जा करके रिपोर्ट इकट्ठी करे। जी। हम देयर नो कमेंट आई एम पासिंग कि वो पहले उससे उसके अंदर सुधीर चौधरी भी करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। अब 1 घंटे के लिए भाषण पढ़े जा रहे हैं, लिखा हुआ है प्रॉम्प्टर के ऊपर, वो दैट इज नॉट जर्नलिज्म। करेक्ट। सर आप इकोनॉमिक्स के क्यों प्रोफेसर सारी की सारी की पूरी पलकी शर्मा खबरें इकट्ठी होती हैं, पढ़ी है, अंधी गुड रीडर, पर स्टोरी कौन सी ब्रेक की? सर आप ऐसे सलमान थी इमरजेंसी में एंकर दूरदर्शन में हुआ करती थी, जी। तो आई कैन कंपेयर विद हर। शी स्पीक्स वेल विद कन्विक्शन, डिक्शन अच्छी है उसकी, पर शी इज नॉट ए रिपोर्टर। क्रेडिबिलिटी इसलिए है कि पॉलिटिकल स्टैंड ही नहीं लेना। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सुधीर चौधरी का पूरा लिखा जाता है, पूरी टीम लिखती है, वो पढ़ते हैं। तो इस तरीके से देर आर सर्टन कैटेगरीज ऑफ पीपल जो अपने था, वो एक तरफ का जर्नलिज्म है। आप कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव जर्नलिज्म या कुछ भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी जो व्यू पॉइंट है उसका एनालिसिस करते हैं, बट शी इज बेटर देन मेनी। सर आप समय की इकोनॉमिक्स के कम प्रोफेसर सुनील जी। थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, लोगों को बड़ा मजा आ रहा था पढ़ने में। ऐसा क्या हो गया कि आपने वो सब छोड़ के जर्नलिज्म में आ गए? अरे साहब ये तो बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि मैं रिफ्यूजी आदमी था, पाकिस्तान से आया था 1 साल का, निकाल दिए गए थे, खाने के लिए था नहीं, तो मैं अपने घर के अंदर 8 भाई बहन थे, मैं ही पढ़ा ग्रेजुएशन करके, बाकी कोई नहीं पढ़ा। तो तनख्वाह मिलती थी 1100 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस वक़्त। दिस इज़ 1978। मेरी छोटी बहन थी, उसकी शादी करनी थी, इमरजेंसी लग गई थी, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए। ये भी अपने आप में कहानी है। एक्सीडेंट, आई एम एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट, ये नहीं कि मैं बना, मेरे को इमरजेंसी लग गई, पुलिस वाले मेरे को पकड़ने आ गए घर के अंदर। मैं जमुना पार कहीं रहता स्लम में। तो उस दिन मैं रात को 25 जून 1975 को, जब जयप्रकाश नारायण जी का रामलीला ग्राउंड में भाषण था, मैं और अरुण जेटली वगैरह सब स्टेज पे थे जयप्रकाश नारायण के साथ। उसके बाद जेटली साहब रहते थे नारायणा में, वो प्रेसिडेंट थे, मैंने उनको चुनाव लड़वाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का। मैं उनके घर जाके सो गया रात को। पुलिस वाले उनके घर नहीं आए, मेरे घर पहुंच गए, मैं घर में था ही नहीं। तो हमने सोचा था कि ये इमरजेंसी लगी होगी, सुबह सुबह फ़ोन, उनके घर में फ़ोन था, फ़ोन आया कि तो यूनिवर्सिटी जाके प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन करने गए, मेरे पास स्कूटर था, मैं पढ़ाता था उस वक्त लेक्चर, वो स्टूडेंट थे, वो लंबे चौड़े थे, तो काफ़ी लंबे वैसे भी थे, मोटे भी थे। तो उनको मैंने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर छोड़ दिया। 100-150 स्टूडेंट विद्यार्थी विषय इकट्ठे किए, नारा लगाने लगे, इतने में पुलिस आ गई। वो भाग नहीं पाए, मैं अपने स्कूटर भाग लिया वहाँ से उठ करके। वो जेल चले गए, मैं पत्रकार बन गया। वो मंत्री तो वो मंत्री बन गए, दूसरा है काफ़ी पुराने तक, तो हम वहाँ आके एडिटर चीफ बन गए। ठीक है, क्योंकि तनख्वाह कम मिलती थी, बहन की शादी करनी थी, तो पार्ट टाइम जर्नलिज्म मैंने इंडिया टुडे में शुरू किया। जब बहन की शादी हो गई तब मैंने जा कर के इंडिया टुडे फुल टाइम ज्वाइन किया। इट वाज मोर बिकॉज ऑफ मनी, कि मैंने कोई देश सुधारना है, समाज सुधारक हूँ, सोसाइटी को चेंज करना है, ये कुछ नहीं है, सब बकवास है। इससे सीधा तो कोई नहीं बोल सिर्फ सकता। पैसे के लिए नौकरी ज्वाइन की, पैसे के लिए जर्नलिज्म किया, क्या बात। और अपने टर्म्स पे किया। जितने तनख्वाह चाहिए हर एक मालिक से मैंने उतने पैसे मांगे। और दूसरा ये था कि लगता था कि जर्नलिस्ट बनने से मंत्री भी आपकी, हाँ प्रभु आ जाओ, उस समय तो ये होता था। अब तो पत्रकार बाहर बैठे रहते, मिलता ही नहीं है कोई उनको। हमारे ज़माने में हमारे को बुलाते थे, हम नहीं मिलते थे उनको उस वक्त। तो परिवर्तन हो गया था। ये था कि सत्ता के लोग मेरे साथ बात करेंगे, चीफ से घर बुलाएंगे, तो एक था कि कुछ बनेंगे। आपका तो एक स्टेटमेंट भी है कि भाई जर्नलिज्म जो है वो कोई अलग जगाने वाली या कोई मिशन नहीं बचा, वो बिजनेस है। आपका एक स्टेटमेंट था कि भाई जर्नलिज्म जो है आप कोई अलग जगाने वाला या कोई मिशन नहीं रहा, वो बिजनेस है। नहीं, मैं शुरू से था, अगर कोई कहे कि जर्नलिज्म इज ए मिशन, गलत है। मालिक जो भी चला रहा है वो कोई मिशन, घर से पैसे देने के लिए क्यों चला रहा है, उससे प्रॉफिट तो करना ही है। एडिटर को ये समझ के जाए कि वो अपने पल्ले से माली लगा देगा पैसे, तुम्हारे को तनख्वाह देता रहेगा और घर के कपड़े बेच के तुम्हारे को हीरो बना देगा, ये नहीं होना चाहिए। गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। न्यूज़पेपर इज ऑल्सो ए बिजनेस लाइक एनी अदर बिजनेस। फर्क इतना ये है कि इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता था।
अभी भी प्रिंट जर्नलिज्म के कई जगह है जो प्रॉफिट मोटिव नहीं है। जितना खर्चा हो रहा है, जितना रिप्लेसमेंट मशीनरी के लिए होना है, एक्सपेंशन के लिए होना है, अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए होना है, उतना उसके अंदर होना चाहिए। अभी भी कई अखबारों ने उल्टे सीधे काम शुरू किए तो फंस गए वो, तो कई जगह होता है, बंद भी हो गए कई अखबार। तो न्यूज़पेपर इज ऑल्सो ए बिजनेस, और न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस या आपका अखबार इन लोगों ने एक परंपराएं सेटल की हैं, लड़ाइयाँ की लोगों के साथ। तो उसका आप कहकर के चले कि बिजनेस है, नहीं, बिजनेस था और रहेगा, पर बिजनेस नॉट फॉर प्रॉफिट, बिजनेस फॉर गिविंग करेक्ट इंफॉर्मेशन। बिजनेस हमारा काम है, हमारा काम बिजनेस ये है कि लोगों को खबरें देना। अब प्रॉब्लम कहाँ हो गई है कि लोग जो पढ़ते हैं अखबार, वो अखबार के पैसे नहीं देना चाहते, टीवी फ्री में देखना चाहते हैं। इंडियन अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर $25 महीने का एक चैनल लेने की दे देंगे, यहाँ पर 200 रुपये नहीं देंगे। सच है। अखबार यहाँ पर 5 रुपये का नहीं खरीदेंगे, 7 रुपये का। बर्बाद हमारा जर्नलिज्म कहाँ हुआ है कि कॉस्ट ऑफ न्यूज़ गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। अखबार जो आपको 16 पेज का आज मिलता है वो 20 रुपये कॉस्ट करता है, और मैं आपसे 8 रुपये लेता हूँ। 12 रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं? तो जब तक पाठक पैसा नहीं देता, कंप्रोमाइज मालिक, अब मैनेजमेंट वहाँ आ जाती है, सीईओ वहाँ आ जाते हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी अपने पल्ले से नहीं देने के लिए न्यूज़ को बेचना शुरू कर देते हैं। पेड मीडिया, गोदी मीडिया, ये सब इसलिए है क्योंकि आप लोग जो बैठे हैं, सॉरी टू से, आप पैसा देने के लिए तैयार नहीं। आज 20 रुपये में अखबार कर दूँ, आप खरीदेंगे नहीं, क्या प्रायोरिटी नहीं है। और हम चाहते हैं नंबर हो, टीआरपी बोगस आती रहे, उसके ऊपर खर्च करते रहें, डिस्ट्रीब्यूटर को, मीटर्स को 50-50 करोड़ रुपए खर्च कर दें, परंतु क्योंकि आप लोग पैसा नहीं देते। तो बिजनेस इसलिए खराब हो गया क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर जो है, हमारे कोई और ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर न्यूज़ गैदरिंग की 70% कॉस्ट हो। 1 रुपये अगर आप खर्च करते हैं, 100 रुपये अगर बिजनेस, 70 रुपये हमारे काम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, टीवी के लाइसेंस के ऊपर, इसके ऊपर खर्च होते हैं, 30 रुपये तनख्वाहों पे बाकी खर्च होता है। तो वी आर लूजिंग बिकॉज ऑफ पीपल मस्ट पे। आप अच्छा कंटेंट खरीदना है, अमेरिका में कम अखबार हैं, क्यों अखबार का महंगे हो गए, बंद हो गई, टाइम मैगजीन ऑलमोस्ट बंद, न्यूज़ वीक बंद ही होगी, बंद हो जाएंगी, अल्टीमेटली बंद होंगे। ये कब तक कंप्रोमाइज़ करेंगे? लोग पढ़ेंगे नहीं आपको, आप जितना मर्जी पूजा करते रहिए चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की, पढ़ेंगे नहीं लोग आपको। जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? बंद ही जाएगा अपने आप। तो जो आप कह रहे हैं बिजनेस रहेगा, परंतु बिजनेस के एथिक्स होते हैं। इट इज़ नॉट प्योरली फॉर बिजनेस प्रॉफिटिंग, बट अच्छा जर्नलिज्म करने के लिए आप पाठकों से पैसे लीजिए, आप श्रोताओं से पैसे लीजिए, सरकार से मत लीजिए, ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करिए।